नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक नजरिए से छेड़छाड़ न केवल इतिहास को विकृत करेगी बल्कि साहित्य और संस्कृति में भी इसकी वजह से विकृतियां पैदा होंगी। इससे लोकमानस भी प्रभावित होगा और जाहिर है कि लेखन और तमाम तरह की रचनात्मक अभिव्यक्तियां भी इससे प्रदूषित हुए बिना नहीं रहेंगी। इसलिए इस खतरे को भांपते हुए इतिहास के खिलाफ रचे जा रहे तमाम तरह के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना, उससे लड़ना हमारी मानवीय जिम्मेदारी बन जाती है। इस छोटी सी टिप्पणी के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे लोकप्रिय साहित्य के नाम पर सड़क छाप साहित्य को पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने पर एक बहस में हिस्सा लेंगे वीरेंद्र यादव, प्रोफेसर अर्जुमंद आरा और संजीव कुमार। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में कालजयी गायक कुमार गंधर्व को उनकी जन्म शती पर याद करेंगे और ना काहू से बैर में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष मौसम की मार से होने वाली मौतों पर। पल्प फिक्शन यानी लुगदी साहित्य अब विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित होने जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने लोकप्रिय साहित्य के नाम पर गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा जैसे लेखकों के उपन्यासों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। कुछ लेखकगण इसमें कोई बुराई नहीं देखते, जबकि कईयों का मानना है कि ये शिक्षा के स्तर को गिराने का एक षड्यंत्र है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव, संजीव कुमार और वरिष्ठ लेखिका एवं अनुवादक अर्जुमंद आरा। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र जी, पिछले कई वर्षों से ये कोशिशें चल रही हैं कि ये जो पल्प या लुगदी साहित्य है उसे मुख्य धारा में ले आया जाए, उसको प्रतिष्ठित किया जाए और लोकप्रियता के आधार पर उसे मान्यता दिलवाई जाए। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इसे जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र के तौर पर स्वीकार कर लिया है या इसमें इस तरह के उपन्यासकारों को, लेखकों को शामिल किया है, उसमें कवि भी हैं। इसे कैसे देखा जाए? ये जो भी हमारी साहित्य की अवधारणाएं रही हैं उसमें ये किस तरह का की घुसपैठ है और इसका किस तरह का प्रभाव होने जा रहा है? देखिए, जो साहित्य की मान्य अवधारणाएं हैं उन मान्य अवधारणाओं पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और होते रहने चाहिए भी। ये एक जनतांत्रिक दौर है और उस जनतांत्रिकता का तकाजा यह है कि नए विमर्श भी उसमें शामिल होते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो इन विमर्शों के शामिल होने से साहित्य का जनतांत्रिकरण हुआ है। और यह भी ठीक है कि एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में लोकप्रिय साहित्य को शामिल किया जाए। अंग्रेजी साहित्य के कोर्स में इस तरह का पॉपुलर लिटरेचर के नाम से प्रश्न पत्र हैं और हिंदी में भी एकाध विश्वविद्यालय में ऐसे हैं। लेकिन यह जो मसला है गोरखपुर विश्वविद्यालय का, इसमें जो लुगदी साहित्य है उस लुगदी साहित्य को लोकप्रिय साहित्य के आवरण में पेश किया जा रहा है। तो विचार का मुद्दा यह है कि जो फुटपाथी साहित्य था, जो लुगदी साहित्य था, और लुगदी साहित्य को लुगदी साहित्य सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि वो लुगदी कागज पर छपता है, बल्कि उसका जो कथ्य है और उसकी जो विषय वस्तु है उसके आधार पर भी उसको लुगदी साहित्य का नामकरण दिया गया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर लोकप्रिय साहित्य का वैकल्पिक प्रश्न पत्र ही बनाना है, तैयार करना है, विषय बनाना है, छात्रों को पढ़ाना है, तो लोकप्रियता की कोट में हिंदी में बहुत कुछ है। यानी कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता लोकप्रिय उपन्यास है, शिवानी के उपन्यास लोकप्रिय हैं, और गुरुदत्त के उपन्यास एक दौर में लोकप्रिय रहे हैं। और अभी तो देखिए, कवियों की जहां तक बात है, बच्चन जी को शामिल किया गया, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दौर में शील जी की कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई थी, उसको शामिल किया जाना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन का साहित्य बहुत ही लोकप्रिय था, ग्रामीणों के बीच में बहुत पढ़ा जाता था, उसे शामिल किया जाना चाहिए।
और लोकप्रियता की कोट में नीरज को भी शामिल किया जा सकता है और अदम गोंडवी को भी शामिल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर लोकप्रियता की कोट में ही शामिल किया जाना है तो हिंदी साहित्य बहुत अछूता पड़ा हुआ है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन यह जो लुगदी साहित्य है जिसमें कि अगर उसके कुछ शीर्षक ही लिए जाए और उसमें जैसे कि वेद प्रकाश शर्मा के एक उपन्यास का शीर्षक है, सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास का शीर्षक है निम्फोमैनियक, दूसरा है जान की बाजी, झूठी औरत, मैं अपराधी जन्म का, बीबी का हत्यारा। वेद प्रकाश शर्मा का एक उपन्यास है क्योंकि वो बीबियां बदलते हैं, हत्या एक सुहागन की, बीबी का नशा, अपने कत्ल की सुपारी। गुलशन नंदा के उपन्यास मैं अकेली, प्यासा सावन, आवारा बादल, बदनाम, कलंकनी, जलती चट्टान आदि आदि है। यानी कि ये उसके शीर्षक हैं और उसका कवर आप देख लीजिए कि उसमें जिस तरह के महिलाओं के चित्र छपते हैं, जिस तरह का है, तो छात्रों को उसका टेक्स्ट पढ़ाया जाना। यानी कि देखिए, जनता में बहुत सी चीजें लोकप्रिय होती हैं, बहुत चीजें पढ़ी जाती हैं, लेकिन वो पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए, वो किस रूप में पढ़ाई जाएंगी, यह एक मैं समझता हूं कि विचार करने का मुद्दा है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जो ये द्वार खोला है लुगदी साहित्य का, मैं समझता हूं अभी वैकल्पिक है और एक समय ऐसा भी आएगा जब अनिवार्य साहित्य के विषय में भी ये शामिल हो सकता है। यही एक बात मैं यह भी जोड़ देना चाहूंगा कि जिस तरह राजनीति में भाषा का गिरावट आ रही है, सस्तापन आ रहा है, कि चौराहे पर निपट लूंगा, उल्टा लटका दूंगा, तो उस तरह की भाषा जिस तरह के साहित्य में है, उस तरह के उस तरह की पुस्तकों या उस तरह के उपन्यासों या उस तरह के लुगदी साहित्य को अब साहित्य का मुख्य हिस्सा बनाने की तैयारी है, ऐसा मुझे लगता है। संजीव जी, क्या आपको लगता है वर्दी वाला गुंडा जैसे उपन्यासों को इस तरह से साहित्य की पढ़ाई में, शिक्षा में शामिल करना, ये किस मानसिकता का परिचायक है? मतलब जो लोग ये फैसला ले रहे थे, उनके सोच का स्तर क्या है? वो क्या सोच रहे हैं? वो साहित्य में और इस साहित्य में के फर्क को मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, या ये मानते हैं कि वास्तव में तो कोई फर्क है ही नहीं, उनकी समझ का ये हिस्सा है, इसलिए वो इतनी आसानी से इसे शामिल करने में तत्पर है? नहीं, देखिए, उनकी क्या समझ इसके पीछे रही है इस पर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहूं, थोड़ा सा मैं इत्तेफाक कम रखता हूं वीरेंद्र जी की बात से, और वो इस लिहाज से कि मुझे लगता है कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता और पढ़ाया नहीं जा सकता। दुनिया की हर चीज पढ़ने और पढ़ाने का विषय है। तो जो पल्प लिटरेचर है वो भी पढ़ने पढ़ाने का विषय होगा। सिनेमा को हमने कभी पढ़ने का विषय नहीं माना था, लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ समय में सिनेमा स्टडीज कितनी आगे बढ़ी हैं। और जब सिनेमा स्टडीज आगे बढ़ी तो लोगों ने सोचा कि ये जो समानांतर सिनेमा टाइप चीजें हैं, कलात्मक हैं, मणि कौल पढ़ाए जाएंगे, कुमार शाहनी पढ़ाए जाएंगे, गोविंद निहलानी पढ़ाए जाएंगे। पता चला कि नहीं, खाली इनको पढ़ना सिनेमा स्टडीज नहीं है। सिनेमा स्टडीज तो ये है कि आप दीवार जैसी फिल्म को भी पढ़ेंगे, आप धर्मवीर जैसी फिल्म को भी पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि पढ़ने पढ़ाने के दायरे से कोई चीज बाहर नहीं है, लेकिन सवाल इसका जरूर है, और इस मामले में मैं वीरेंद्र जी से सहमत पाता हूं अपने आप को, कि क्या अभी हम उस लुगदी साहित्य को सही तरीके से पढ़ा पाने की प्रविधि विकसित कर पाए हैं हिंदी में। देखिए, मेरा पाठ्यक्रम के बारे में हमेशा से ये मानना रहा है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जब तक पाठ्यक्रम के मामले में मुझे भी शामिल किया जाता था, तब तक मैं ये बात हर बैठक में कहता था कि पाठ्यक्रम, कोई विषय जहां तक बढ़ पाया है उससे अधिक महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। उसको अपनी महत्वाकांक्षा समेट कर रखनी पड़ेगी उस दायरे तक जिस दायरे तक वो अनुशासन बढ़ पाया है। मसलन अगर हिंदी में आपके पास बिल्कुल नई सैद्धांतिकियों पर कोई विश्वसनीय किताब नहीं है, कोई विश्वसनीय काम नहीं है, तो हम हिंदी में उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, पलट कर कोई ये जरूर कह सकता है कि आप पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो चीजें बनेंगी कैसे। जैसा कि हम जानते हैं, एक जमाने में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाने लगा तो शुक्ल जी ने उसका इतिहास लिखा, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा, वो विद्यार्थियों के लिए लिखे हुए नोट्स थे। तो इस रूप में भी डिसिप्लिन विकसित होता है। तो हम ये मान सकते हैं किसी हद तक कि लुगदी साहित्य को जब पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा
तो उसको पढ़ने पढ़ाने की जो प्रविधियां विकसित हो चुकी हैं उनकी तरफ हिंदी का आकर्षण होगा और हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि उनको पढ़ा पढ़ाया कैसे जा सकता है। देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पोस्ट देखी जिसमें यह कहा गया था कि साहित्य जहां समझ में आना बंद होता है वहां से आलोचक का काम शुरू होता है। यानी आलोचक का दायित्व यह है कि वो साहित्य जो समझ में नहीं आता है उसको समझाए, उसके अच्छे अंश निकालकर लोगों के सामने रखे। ये आलोचना के बारे में एक बहुत पुरानी और गतकालिक धारणा है। आलोचना सिर्फ ये काम नहीं करती, आलोचना यह काम भी करती है कि वो साहित्य के सामाजिक परिपार्श्व को उभारे, उसकी विचारधारा, विचारधारा का मतलब उसके अंदर जो वो चीजें हैं जो समाज के यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, समाज के शक्ति संबंधों को बनाए रखने में मदद करती हैं, समाज का एक खास तरह का कॉमन सेंस बनाए रखने में मदद करती हैं, उनको उजागर करना भी आलोचना का काम है। यानी आलोचना हर समय रचना के पीछे पीछे नहीं चलती, उसके बराबर उसका मूल्यांकन करना और उसकी विचारधारा को रेखांकित करना भी उसका काम है। मैं समझता हूं कि लुगदी साहित्य को पढ़कर उस सामाजिक विचारधारा को रेखांकित करने का काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है, बशर्ते कि हम उस प्रविधि से उसका अध्ययन करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसका अध्ययन प्रशंसा करने की दृष्टि से करने लगे, जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं साहित्य में। हम उस लिहाज से उसका अध्ययन कि कैसे कैरेक्टर बनाया गया है, कैसे सिचुएशन बनाई गई है, इस दृष्टि से अध्ययन करने की कोशिश अगर होगी तब तो वो निहायत गलत प्रयास होगा और यह प्रयास अंततः अच्छे साहित्य को पाठ्यक्रम से विस्थापित करने का काम करेगा। लेकिन अगर इस दृष्टि से उसका अध्ययन होता है, जिसको हम समाजशास्त्र की दृष्टि कहते हैं, कि वो आखिर किस विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले धर्मवीर फिल्म का नाम लिया। मैं अगर अपने विद्यार्थियों को धर्मवीर फिल्म पढ़ाऊंगा तो मैं उससे ये थोड़ी कहूंगा कि कैसे फ्रेम्स इस्तेमाल किए गए हैं और लड़ाई के दृश्यों को कितनी खूबसूरती से शूट किया गया है। मैं उसको बताऊंगा कि देखो, ये जो व्यक्ति है जिसको हम हीमैन कहते हैं हिंदी दुनिया का, ये जब उसमें जीनत अमान जो एक महारानी है उसका अपहरण करके लाता है तो उसको मार के कहता है कि रोटी बना, और जब वो रोटी बनाती है तो दर्शक ताली बजाते हैं। और इसी में उसकी मर्दानगी मानी जाती है कि उसने एक स्त्री को, जो स्त्री नकचढ़ी थी, उसको जमीन पर ला दिया, उससे अपना चूल्हा जलवाया, उससे अपनी रोटी बनवाई। तो ये है जो कॉमन सेंस को बिल्ड करता है। ऐसी तमाम लोकप्रिय चीजें हैं जो साहित्य और सिनेमा की दुनिया में बिखरी पड़ी हैं और जिन्होंने हम सब लोगों के दिमाग को रचा है। वो दिमाग जो इस स्टेटस को वैधता देता है, उसको मानता है, यथास्थिति को मानता है। तो अगर मान लीजिए वेद प्रकाश शर्मा लाखों या शायद करोड़ों की संख्या में बिक रहे हैं, उनकी किताबें बिक रही हैं, तो ये देखना तो पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे क्या है। वो हमारे बने हुए समाज के किस कॉमन सेंस को इतना संतुष्ट कर रहा है कि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। उसकी क्या ये हमको अभी पता नहीं है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि प्रेमचंद तक में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। हम जब इस तरह से क्रिटिकली चीजों को पढ़ते हैं तो हम दरअसल पढ़ने वालों को, यानी अपने विद्यार्थियों को, इसके लिए तैयार भी करते हैं कि वो इस तरह क्रिटिकली देखना शुरू करें। मसलन मैंने जब ये कहा कि धर्मवीर में मैं इस दृष्टि से अध्ययन करूंगा, तो कम से कम मैंने अपने विद्यार्थियों को उन ताली बजाने वाले दर्शकों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और उनको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकते थे। अब वो अपने समय की फिल्म को भी देखेंगे तो इस बात पर ध्यान देंगे कि स्त्री कैसे आ रही है, उसमें पुरुष के साथ उसके क्या रिश्ते हैं, मालिक और नौकर का क्या संबंध दिखलाया जा रहा है, पिता और पुत्र के क्या रिश्ते दिखलाए जा रहे हैं, और वो कैसे ताकत के रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाया जाना चाहिए, खासतौर से वैकल्पिक पत्र के रूप में, लेकिन उसकी एक प्रविधि विकसित होना पहले ज्यादा जरूरी है। और नहीं तो उसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि हम उसको सराहना की दृष्टि से पढ़ना शुरू करें, और जब सराहना की दृष्टि से पढ़ेंगे तो अगला स्टेप ये होगा कि गुरुदत्त साहब का नाम लिया ही वीरेंद्र जी ने, गुरुदत्त को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और गुरुदत्त एक खास राजनीतिक विचारधारा के लेखक हैं, फिर उनकी राजनीतिक विचारधारा को प्रशंसा की दृष्टि से भी पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह बोल रहा था तो मैंने कहा कि साहब, हिंदी में तो इन प्रतिक्रियावादी ताकतों की मजबूरी ये है कि उनको अपने हिसाब से टेक्स्ट नहीं मिल पाते हैं, मजबूरन उनको श्रेष्ठ साहित्य के नाम पर वही पढ़ाना पड़ता है जो हम तरक्की पसंदों को भी पसंद रहा है। लेकिन कल को क्या होगा? जिस गुरुदत्त को आज तक हमने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया, जो बिल्कुल हिंदुत्ववादी हैं, वो पढ़ाए जाएंगे और उनकी विचारधारा को सराहना की दृष्टि से पढ़ाया जाएगा। यह संभव है। तो ये एक अगला स्टेप हो सकता है दिशा में। जी अर्जुमन जी, ये जो बात अभी संजीव जी ने कही, फिल्मों से तुलना की, फिल्म स्टडीज से तुलना की,
हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे-जैसे फ़िल्म स्टडीज़ में पॉपुलर सिनेमा आता गया है, वैसे-वैसे उसकी गंभीरता हटकर पॉपुलर सिनेमा की तरफ ज़्यादा चली गई। वो जो फ़िल्मों का अध्ययन जिस तरह से पहले होता था, वो डाइल्यूट होता चला गया। क्या हम साहित्य में ये लोकप्रिय साहित्य के आने के बाद तथाकथित लोकप्रिय साहित्य के आने के बाद वैसी ही स्थिति बनते हुए देखेंगे? जी, ऐसा है कि मेरा ख़्याल है मैं संजीव जी की बात ही को और वीरेंद्र जी ने भी जो मुद्दे उठाए हैं ज़्यादा असहमत नहीं हूँ, छोटी-छोटी बातों पे कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इस समझ की तरफ लौटूँगी कि जब हम साहित्य पढ़ाते हैं तो उसकी जो एक बरसों से समझ बनी है, पूरी जो शिक्षा की परंपरा है, उस समझ में हमने चीज़ों को बाँटा है कि कौन-सी उम्र के छात्रों को अ, क्या चीज़ें पढ़ने को दें ताकि उनका जो मानसिक विकास है, वो एक क्रमशः विकास हो सके और उसमें समाजी चेतना शामिल हो, इतिहास का बोध शामिल हो और उसमें उनको जिस विधा प जो साहित्य वो पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके तमाम जो पड़ाव हैं, उनका ज्ञान भी होता चला जाए। जैसे हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो अलग-अलग विधाएँ, उनका क्रमशः ज्ञान, फिर वो कितने वर्गों को, कितने जाति वर्गों को, कितने क्षेत्रों को और भाषा के कितने आयामों को समाहित कर रही है। वो तमाम चीज़ें शामिल करके सिलेबस बनाया जाता है। अब अगर सिलेबस में हम ये नहीं करते हैं कि हम एमए के सिलेबस में जीके के का कोर्स इंट्रोड्यूस करा दें। ना हम ये करते हैं कि हम कबीर दास को तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ा दें। तो उनका एक मानसिक विकास को सामने रखा जाता है और उनको किस तरह से जानना चाहिए। अब अगर उसको उल्टा-पुल्टाया जाएगा तो क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको लुगदी साहित्य कहा जा रहा है, पल्प साहित्य है जो एक तरह से वो जिसको अक्षर का ज्ञान हो गया और पढ़ना सीख लेता है थोड़ा-सा उसमें और या टीवी सीरियल जो एकता कपूर टाइप के शुरू होते हैं, उनमें कुछ किसी बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ना हमारी चेतना का विकास होता है, उस चेतना के साथ तो हर आदमी मौजूद है। तो पढ़ने-पढ़ाने का, क्लासरूम में जाने का मकसद क्या है अगर आप वही चीज़ें पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हमको तय करना है कि किस सतह पे क्या चीज़ पढ़ानी है। अब मैं यहाँ भी बात करूँगी कि बिल्कुल पॉपुलर अदब को पढ़ना चाहिए, संजीव जी जो बात कर रहे थे, लेकिन पहले उसको पढ़ने की समझ तो पैदा होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये विषय तो हो सकता है कि लुगदी साहित्य ने हमारे समाज को पर किस तरह से असर डाला है, लोगों की मानसिकता पर किस तरह से असर डाला है, ये शोध का विषय हो सकता है, पीएचडी करें इस पे लोग। लेकिन उसको एमए में शामिल करने के लिए फिर हमारे पास पहले आयाम होने चाहिए कि इस आधार पर हम शामिल कर रहे हैं। तो क्योंकि ये तो बात है कि जिस तरह की दखल-अंदाज़ी पॉलिटिकल क्लास की रहती है शिक्षा के क्षेत्र में दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश की जाती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा आप ज़हनों को अपने काबू में कर सकते हैं। तो ये तो किसी की भी मतलब राइट विंग आए, लेफ्ट विंग आए, हर कोई अपने हिसाब से शिक्षा में बदलावों की कोशिश करता है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन कम से जी। कम कुछ ऐसे आधार तो बनने चाहिए जिसमें आप तय कर सकें कि अ, छात्रों का नुकसान हुए बगैर और समाज के तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को शिक्षा में एक मेयार के साथ, जिससे सचमुच उनके इतिहास बोध का विकास हो, उनकी मानसिक चेतना का विकास हो, सामाजिक चेतना उनकी बढ़े, तो वो कैसे मुमकिन है? तो सवाल ये उठता है कि इस लुगदी साहित्य से कौन-सी सामाजिक चेतना का विकास होगा? वर्ग चेतना का विकास होगा, नारी चेतना का विकास होगा, जराइम की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ़ तफ़रीह के लिए लिखा जा रहा है? मिसाल के तौर पर जासूसी साहित्य होता है। तो आप कहानी हर एक में अलग होती है लेकिन कहानी को आगे बढ़ने का तरीका, बातचीत का तरीका, भाषा का इस्तेमाल और कुछ क्रिमिनल्स का आना, उनकी जासूसी होना, फिर आखिर में नतीजा एक ही तरह का होता है। तो उसमें वैरायटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो कैसे आप उनको कैसे तय करेंगे कि ये ऐसा साहित्य है जो हमारे मानसिक विकास में मदद करेगा। इसी तरह से जी। ये साहित्य भी है जो सिर्फ़ भावनात्मक स्तर पर हमको टिटिलेट करता है, हमको थोड़ी देर के लिए मज़ा देता है या रुलाता है या हँसाता है या क्राइम की तरफ हमारे जज़्बात को कभी गुस्सा दिलाता है, कभी क्राइम की तरफ ले भी जा सकता है। तो ये कौन-से जज़्बे हैं जो हमको कहीं पहुँचा सकते हैं या नहीं? तो स्टूडेंट अगर इन जज़्बों को नहीं समझ रहा है और इससे किस नतीजे पर पहुँचेगा या कहाँ तक उसका विकास होगा, जब तक जी। ये सवाल तय नहीं होंगे, उसको शामिल करना मेरे ख़्याल में बहुत ही खतरनाक है।
जी। किसी भी सतह पर, या तो उसके उसूल तय हो जाएं कि इसको पढ़ाने से ये फायदा है। तो हर एक शिक्षा हर एक विषय को इंट्रोड्यूस कराने का एक गोल होता है कि हम ये हासिल करना चाहते हैं इससे। तो जी। लोकप्रिय के नाम पे जिस चीज को शामिल कर रहे हैं, उसका हासिल क्या होगा, उस पर बात भी मेरा ख्याल है होनी चाहिए। जी। वीरेंद्र जी, एक जो पतली जी। लकीर खींची थी दोनों के बीच में, जो साहित्य और ये तथाकथित लोकप्रिय साहित्य के बीच में, वो इससे लगातार धुंधली पड़ेगी। कल को एक मुकाम ऐसा भी आ सकता है जब हम ये कहें कि मनोहर कहानियाँ भी पढ़ाई जानी चाहिए, सत्य कथा भी पढ़ाई जानी चाहिए। उसके अगले कदम में पोर्नोग्राफी भी का भी अध्ययन होना चाहिए। उस पोर्नो साहित्य लिटरेचर का भी अध्ययन होना चाहिए। आखिरकार इतने लोग देखते पढ़ते हैं उसको। क्या ये उसी तरफ नहीं ले जाएगा? देखिए, समाज की जो वृत्तियां हैं, यानी कि अगर जो है लुब्धी साहित्य पढ़ा जा रहा है, लाखों की संख्या में पढ़ा जा रहा है, तो इस प्रवृत्ति का अध्ययन होना चाहिए। वो समाजशास्त्र के स्तर पे होना चाहिए, मनोविज्ञान के स्तर पे होना चाहिए, शोध का विषय होना चाहिए, यह तो ठीक है। लेकिन जो अपराध का, रहस्य का, रोमांच का या जो एक यौन व्यक्तियों का जो साहित्य है, उस साहित्य को कक्षा में पढ़ा करके, एमए के लेवल पे पढ़ा करके हम छात्रों को किस यथार्थ की जानकारी देना चाहते हैं। यानी कि यह जग जाहिर है कि समाज में अपराध भी है, सेक्स भी है, यह सारी चीजें हैं, और ये उपन्यास जो है उन वृत्तियों का, यानी कि मनुष्य की जो निम्नतर वृत्तियां हैं, उनकी संतुष्टि करते हैं। तो उनकी संतुष्टि करने वाले उपन्यास को अगर हम टेक्स्ट के रूप में पढ़ाएंगे, यानी देखिए, और मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि विश्वविद्यालयों में ये जिस तरह से इसको पढ़ाया जाएगा उसकी कोई प्रविधि है, या जो अध्यापक हैं वो उतने जो है चेतना संपन्न और उतनी मेधा संपन्न कि उस तरह से उसको पढ़ाएंगे। मुझे तो आज ये दिख रहा है कि गोदान जैसा उपन्यास, महिला आंचल जैसा उपन्यास, गोदान और महिला आंचल को भी जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसके निहितार्थ नहीं खोले जाते हैं। महिला आंचल को एक आंचलिक उपन्यास के रूप में, या गोदान को किसान जीवन की एक महागाथा के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बहुत से अर्थ, संजीव जी ने अभी सही कहा कि बहुत सी प्रेमचंद की बहुत सी कृतियों के नए अर्थ खोजे जाने हैं। तो सवाल यह है कि अभी जो हमारे क्लासिक हैं, जो मान्य हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के ही जो नेतार्थ हैं, जो नए अर्थ हैं, जो उसके बहुत से आयाम हैं, उन आयामों को ही तलाशने में, उनका अध्यापन करने में पूरी तरह जो है हमारा जो है एक अध्यापक वर्ग जो है, बौद्धिक वर्ग जो है सामर्थ्यवान नहीं है। तो इन जो लुगदी साहित्य है, जो पल्प लिटरेचर है, तो पल्प लिटरेचर की किस तरह व्याख्या की जाएगी? सवाल ये है कि ये पहले से हम ये नहीं मान करके चल सकते हैं कि इसका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगा या क्रिटिकल इसकी एनालिसिस होगी। सवाल है वो क्रिटिकल टूल्स, मुझे नहीं दिखता है कि वो क्रिटिकल टूल्स जो है वो इजाद किए गए हैं। उन क्रिटिकल टूल्स के आधार पर अध्यापन हो रहा है। जो कृतियां हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, वो गद्य की हो या पद्य की हो, उनमें वो आलोचनात्मक टूल्स का इस्तेमाल मुझे होता दिखता नहीं है। और अंततः जिस तरह के ये कृतियां, जिस तरह के उपन्यास, जिस तरह की रचनाएं शामिल की जा रही हैं, मैं समझता हूं कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बेसर इंस्टिंक्ट ऑफ द सोसाइटी, उस बेस्टर इंस्टिंक्ट ऑफ द सोसाइटी को हम जो है एक छात्रों के समक्ष उसको परोसेंगे। और आज की तारीख में भाई पल्प लिटरेचर जो है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, वो पुस्तकालयों में नहीं उपलब्ध है, वो जो है दुकानों पे भी नहीं उपलब्ध है। सवाल यह है कि जो रेलवे स्टॉल्स पे उपलब्ध होता था, बस स्टॉप पे उपलब्ध होता था, वहां से भी अब गायब होता जा रहा है। तो इस तथ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जिस साहित्य का विलोपीकरण, यानी कि उपलब्धता के क्रम में कि वो उपलब्ध भी नहीं हो रहा है, अब एक दूसरा दौर आ गया है इंटरनेट का, मोबाइल का और पोर्नो का। तो जो पढ़ने लिखने की वक्त थी वो कम होती जा रही है। तो यह भी एक भ्रम है कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पढ़ते रहे हैं, अब वो ढलान पर है। मैं जो हूँ अपने शहर की जो है दुकानों पर, यहाँ
मैंने नहीं पाया कि इसमें गुलशन नंदा और कुशवाहा कांत या हो सकता है वो अब अच्छे कागज में छप के अच्छे प्रकाशन से Exactly. आने ये लगे। बिल्कुल सही जी है। जब पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगे तो अच्छे कागज पर छपेगा, लाइब्रेरी की उसकी खरीद भी होगी। तो यानी कि जो फुटपाथी साहित्य था, जो सस्ता साहित्य था, जो लुगदी साहित्य था, उस लुगदी साहित्य का उच्चीकरण हो रहा है पाठ्यक्रम के द्वारा। तो चले थे तो हम एक प्रवृत्ति की पड़ताल करने, उस प्रवृत्ति से अवगत कराने अपने छात्रों को, लेकिन हो क्या रहा है, हम उसके प्रचारक बन गए। हम प्रचारक बन जाएंगे और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, और वो छात्र जो है, यानी कि कई छात्र इस प्रलोभन में कि भाई ये तो एक इस तरह के उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास है, आसानी से पढ़ लेंगे, कौन पढ़े महिला अंचल, कौन पढ़े गोदान, या वैकल्पिक, मान लीजिए कि वैकल्पिक पत्र एक दलित विमर्श का है, तो दलित विमर्श में तुलसीराम की मुर्दैया और मणिकर्णिका कौन पढ़ेगा, तो मुर्दैया मणिकर्णिका या जो है दलित विमर्श का जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, उसको लेने के बजाय वो ये पल्प लिटरेचर का ग्रहण करेगा, बहुत आसानी से वो उसको पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा तो बिना पढ़े भी कुछ लिख देगा। और मुझे शक है कि जो प्राध्यापक जो है, जो इसको पढ़ाएंगे, वो स्वयं पढ़ करके कितनी आलोचनात्मक निगाह से इसको पढ़ाएंगे, और उसका कंटेंट, सवाल यह भी है कि इन उपन्यासों का और इस पल्प लिटरेचर का कंटेंट कितनी संभावनाएं पैदा करता है समाज की आलोचना का या समाज की जानकारी का। मैं समझता हूं कि एक संभव, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति की पड़ताल के लिए शोध होना चाहिए, और उस मनोविज्ञान को जानना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट के रूप में जब निम्फोमैनियक उपन्यास पढ़ाया जाएगा या वर्दी वाला गुंडा पढ़ाया जाएगा तो उसके परिणाम हम समझ सकते हैं। तो मुझे इस बारे में बहुत शक सुबह की गुंजाइश है। और ठीक है, ये तर्क दिया ही जा सकता है कि भाई कोई चीज वर्ज्य नहीं है, सब कुछ पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन सब कुछ पढ़े जाने के पीछे सही तर्क होने चाहिए। मैं समझता हूं कि पाठ्यक्रम में शामिल करने में भी शायद सही तर्क का अभाव है। अभी जिस विश्वविद्यालय में इसे शामिल किया गया, उस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने तर्क दिया कि जब हमने ये लोकप्रिय साहित्य में ये शामिल किया तब आप सब लोगों को बहुत दिखाई पड़ा और आप इसकी आलोचना कर रहे हैं। जब हमने जो है दलित साहित्य का एक वैकल्पिक किया था तो उसकी आपने तारीफ नहीं की थी। ये तर्क नहीं काम करने वाले हैं। सवाल यह है कि आपने दलित साहित्य के वैकल्पिक प्रश्न पत्र को शामिल किया, वो अच्छी बात है। हमने उसकी नोटिस ली नहीं ली, हम तक खबर पहुंची नहीं पहुंची, आज ये अखबारों की सुर्खियों में है कि वर्दी वाला गुंडा पढ़ाया जाएगा। जब वर्दी वाला गुंडा पढ़ाया जाएगा तो हमें वर्दी वाले गुंडे पे विचार करना है, वेद प्रकाश शर्मा पे, सुरेंद्र मोहन पाठक पर, कि सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा किस तरह के साहित्य लिख रहे हैं और क्यों उस तरह का साहित्य जो है बम्बैया फिल्मों में खिलाड़ी सीरीज पैदा कर रहा है। तो उसका एक संबंध है। मैं समझता हूं कि साहित्य जो है एक आलोचनात्मक विवेक भी पैदा करता है, छात्रों के बीच में एक क्रिटिकल इंक्वायरी भी पैदा करता है। तो क्या इस तरह का साहित्य उस तरह की स्पेस देता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, बहुत सारे लोगों का तर्क है और मेरा भी अपना अनुभव है कि हमने शुरुआत इसी साहित्य से की थी और बाद में फिर हम गंभीर साहित्य की तरफ आए। तो बहुत सारे लोगों का तर्क है कि इस तरह से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे आदमी पढ़ने की आदत पड़ती है और बेहतर साहित्य की तरफ वो मूव करता है। लेकिन ऐसा कोई सर्वे नहीं हमारे पास कि 100 लोग अगर ये साहित्य पढ़ रहे थे तो उनमें से कितने लोग अच्छे साहित्य की तरफ गए और कितने वहीं उलझे रह गए, उनको वो लत लग गई और वो वही सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ते रहे जीवन भर। ऐसे तो ये तर्क आपको कितना सही लगता है? क्योंकि अब प्रतिष्ठित होने जा रहा है, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, लाइब्रेरी में उपलब्ध होगा, पाठ्यक्रम होगा, क्लास में पढ़ाया जाएगा और घर में भी अब वर्जित नहीं रह जाएगा। हमारे माँ बाप टोकते थे, ये क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, अब वो वर्जना भी खत्म हो जाएगी। जी, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए। जी, इस बीच में कई बातें हुई, उनमें से कई पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले आपकी बात से मैं शुरुआत करूं कि कितने लोग वहां से गंभीर साहित्य की ओर जा पाते हैं। सचमुच इसका कोई सर्वे नहीं है। हम लोगों ने भी कई बार चलते चलाते ये बातें कही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता कि शब्दों से वास्ता पढ़ने पर वो पूरा का पूरा पाठक संसार एक नए तरह के साहित्य का पाठक बन पाता,
तो मैं समझता हूँ गंभीर साहित्य के लिए बहुत बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो सकता था। अगर उनके लाखों में पाठक होते तो कई हजार पाठक तो उसमें से इधर मूव करते ही करते, पर वैसा तो दिखता नहीं है। तो एंड रिजल्ट के आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि तो इस तरह के किसी सरलीकरण की दिशा में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए हमारे पूरी चिंता क्या हो रही है आखिरकार। आपको भी सुनते हुए, वीरेंद्र जी को भी सुनते हुए मुझे लगा, अर्जुमंत को सुनते हुए भी लगा कि अंततः इस तरह के पाठों को एक प्रतिष्ठा मिलने जा रही है, एक सम्मान मिलने जा रहा है। मैं समझता हूं कि स्थिति ऐसी नहीं है। अगर सचमुच लुगदी साहित्य के अध्ययन की प्रविधियों की तरफ आप जाएं तो स्थिति ये नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद वो बिकेंगे और छपेंगे और शायद लाइब्रेरी में भी पहुंचेंगे, पर लाइब्रेरी में कोई चीज पहुंचे और उसका अध्यापन हो, अध्ययन हो, मनोरंजन के लिए पढ़ा जाना एक अलग चीज है, लेकिन अध्ययन और अध्यापन हो, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैंने पहले भी ये कहा था कि क्या उसके अध्यापन की प्रविधि हिंदी अनुशासन के भीतर विकसित हुई है? क्या हमने उसके अध्यापन की उस तरह की प्रविधि विकसित की है कि हम आत्मविश्वास के साथ कह सकें कि उन पाठों को लेकर जब हम जाएंगे तो हम विद्यार्थियों में एक आलोचनात्मक चेतना विकसित कर पाएंगे? वो पाठ नहीं विकसित करेंगे। जैसे अर्जुमंत कह रहे थे कि उन टेक्स्ट से क्या नैतिकता हासिल होगी, क्या सामाजिक संदेश मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अध्यापन से मिलेगा। उनको पढ़ने से नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाए जाने से मिलेगा। उनको पढ़ाए जाने से आप क्रिटिकली देख पाएंगे कि समाज का कॉमन सेंस कैसे तैयार हो रहा है। हो सकता है हम उस अभियांत्रिकी को पकड़ सकें कि ये जो यथास्थितिवादी कॉमन सेंस है, जो कुछ खास तरह के शक्ति संबंधों को अपना मान चुका है और उसको प्राकृतिक मान चुका है, उसको वो बनाया हुआ नहीं मानता है, वो प्राकृतिक मानता है, ये कॉमन सेंस आखिर कैसे बना? हम इसकी ओर जा पाएंगे इस तरह के पाठों के माध्यम से। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि उन पाठों से आप किसी महान नैतिक मानस तैयार करने की उम्मीद न करें, जो कि आप अन्यथा दूसरे पाठों से करते हैं, यद्यपि वहां भी शायद कम ही करना चाहिए। लेकिन अन्यथा आप जो साहित्य से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद आप इन पाठों से मत कीजिए। लेकिन पाठ पर हम क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं? हमको तो उस पाठ के अध्ययन और अध्यापन की प्रविधि पर बल देना चाहिए। और उसमें सचमुच मुझे भी संदेह है कि अभी हमारा अनुशासन इतना तैयार हो पाया है या नहीं। देखिए, मुक्तिबोध दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अर्ली 70s में लगाए गए, 70s के प्रथम मतलब पूर्वार्ध में लगाए गए। और जिस समय उनका प्रस्ताव आया मुक्तिबोध को लगाए जाने का, तो पहला सवाल यही था कि कौन पढ़ाएगा। मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी से यह संस्मरण सुना है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जो इसको प्रस्तावित करने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। तो डॉक्टर नगेंद्र का कहना था कि फिर मैं क्लास में बैठूंगा यानी मैं सुनूंगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये तो एक सवाल है ही कि चीजें कैसे पढ़ाई जाएंगी, उस दृष्टि से हमारा अनुशासन उतना तैयार है या नहीं है। लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक महान संदेश वाले साहित्य को ही पढ़ाया जा सकता है। और फिर उसमें मैं जानना चाहूंगा कि फिर मेरी भूमिका क्या होती है। फिर मैं महान संदेश वाले साहित्य में क्या पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में? क्या मेरा काम यही है कि मैं उस महान संदेश को निचोड़ कर निकाल के वहां दे दूं? तो क्या मेरा महान साहित्य ऐसा है जो खुद अपना संदेश अपने विद्यार्थियों को, ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए लोगों को नहीं दे पाता है? उसके लिए मेरे जैसे एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये बार बार जोर दे रहा हूं कि जो बात कभी कुछ दिन पहले किसी ने कही कि आलोचक का काम तो है अर्थ बताना, वो अर्थ बताना उसका काम नहीं है। आलोचक का दर्जा इससे अलग है। वो न तो जज है जो साहित्य के बारे में अपना मूल्यांकन जारी करता रहे कि ये बढ़िया है, ये खराब है, और ना ही वो उसका इंटरप्रेटर है। वो उससे अलग किनारे खड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो यह बताना चाहता है, ये देखना चाहता है, एनालिसिस करना चाहता है कि इस साहित्य से हमारे समाज के पूरे मानस जगत का क्या रिश्ता है, उस कॉमन सेंस का क्या रिश्ता है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये पढ़ाया जाना चाहिए। शायद थोड़ी जल्दी उन लोगों ने कर दी है। अभी इसके बारे में हिंदी में कुछ और शोध हो जाते, कुछ और काम आ जाते। हिंदी का शिक्षा जगत अभी तैयार नहीं है, हिंदी के शिक्षक तैयार नहीं है, और इसमें संदेह बिना तैयारी के आप जब करेंगे तो इसके नतीजे भी बहुत ही विध्वंसात्मक हो सकते हैं। अर्जुमन जी, ठीक है कि हम एक विशिष्टीकरण न करें
जो साहित्य में ये बेहतरीन है, ये बीच का है, ये खारिज कर दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक जो बौद्धिक स्तर जितना भी है यूनिवर्सिटीज में, हिंदी की शिक्षा में, प्रशिक्षण में, वो भी इससे हिलेगा डुलेगा, इससे प्रभावित होगा, उसका स्तर नीचे आएगा? चारों तरफ से शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, लोकप्रियता के नाम पर, पॉपुलैरिटी के नाम पर, तमाम तरह के आप देख रहे हैं। क्या ये भी एक तरह से वही करेगा वहां जाकर? अनम्यूट कर लीजिए जी। मुझको ये लगता है कि सहूलत पसंदी तो होती है हर जगह, और वो शिक्षा की जगत में भी है, साहित्य की जगत में भी है, हमारा जो पूरा निजाम है तालीम का उसमें, तो उसमें हमेशा थोड़े ही लोग होते हैं जो किसी ऐसी एक मुश्किल जिसको कहेंगे ज्यादा मेहनत करके और एक तरह से स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहते हैं। ज्यादा लोग तो सहूलत पसंदी की तरफ जाते हैं। तो ऐसा साहित्य इंट्रोड्यूस करना जिसमें हमारे पास अभी ऐसे आयाम नहीं है जिससे हम उनका सही क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, और वो सिर्फ कहानी के तौर पर हमारे सामने आएंगे जिनसे लोग मजा लेंगे, और अपना जो एक ऐसी भावनाएं जिनको जिनको हम बेस भावनाओं के तौर पर जानते हैं, और उनको परिष्कृत करके उनको समझना सीखते हैं धीरे धीरे अलग अलग पड़ावों में। तो अगर वो सबसे निचले स्तर पे समझने के स्तर पर कि अब ये बहुत जुल्म हो रहा है, जब्र हो रहा है, तो वहां रोल है, बल्कि ये दिखाने के बजाय कि ये जो जुल्म और जब्र के रिश्ते हैं, जैसे खास तौर से जब एक औरत शादी होके अपने ससुराल में आती है, और हमारे समाज में जिस तरह के उसका एक इतिहास रहा है उसको प्रताड़ना का, तो उसको लेके अगर एक कहानी लिखी गई है, तो उसकी बारीकियों को समझाने वाले अगर कहानी नहीं है, बल्कि सिर्फ जज्बात को भड़काने वाली ये कहानी है कि देखो ये जुल्म हो रहा है, और वो बताता कुछ नहीं है कि इसको जुल्म को दूर करने का क्या तरीका हो सकता है, जुल्म करने वालों के ऊपर छोड़ देता है कि तुम्हारे अंदर की मानवता जागेगी तो ठीक हो जाएंगी चीजें। तो इस तरह की ये कोई बहुत प्रैक्टिकल और मैच्योर नुक्ता नजर नहीं है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जैसे जैसे आप साहित्य को पढ़ना, बारीकी से गंभीर साहित्य की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एमए की सतह पे जाके वो चीजें उसको समझने के जो पेचीदा तरीके हैं, स्टूडेंट उससे उससे एक तरह से उसका वास्ता पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारा काम सबसे, जो संजीव कह रहे थे कि हमारा काम ये नहीं है कि हम सबसे बेहतरीन चीजें उनको दे दें प्लेट में रख के कि तुम इनको पढ़ो, ये बेहतरीन चीजें हैं। हमारा काम कुछ सिर्फ गाइड एक कर देना है। हमने जो चीजें पढ़ रखी हैं, हमारे गुरुओं ने जो चीजें पढ़ रखी थी, उन्होंने चीजें बता दी कि ये इस तरह की हैं, उनका एनालिसिस कर दिया, और उन पे बहुत गहराई से बातचीत हो सकी, और उसमें से छन की चीजें आई, और हमने एक सजेशन दे दिया, एक रीडिंग लिस्ट दे दी, क्योंकि पढ़ने वाले को तो खुद ही पढ़ना है, उसके हाथ में है कि वो कौन सा पढ़ना चाहता है। वो गुलशन नंदा को अभी तक पढ़ता रहना चाहता है, या वो उससे बहुत आगे जाके आज के जमाने की नई चेतना के साथ जो लोग लिख रहे हैं उनको पढ़ना चाहता है, ये उसके ऊपर बात है। तो लेकिन ये है कि किस पड़ाव पे क्या चीज इंट्रोड्यूस कराएं, ये इसको नजर में रखना जरूरी है। ये जो उलट पुलट किया जा रहा है, यानी कि जो चीजें हम 14-15 साल की उम्र में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको फिर पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्या उसको सचमुच पाठ्यक्रम में शामिल करके पढ़ाने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो फिर पहले आप उसका वो टूल्स ले आइए जिसमें उनका रेलिवेंस जाहिर कर सके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में किसी भी तरह का, ये बता सके कि इन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया है या क्या फायदा पहुंचाया है। अगर वो कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज को लेके, तब तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोकप्रियता के नाम पे एक नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं साहित्य, तो उसकी तो बेहतर कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। यानी हमारा लोकप्रिय जो लिटरेचर है वो मौसमों से जुड़ा हुआ है, वो शादी ब्याह के गीतों से जुड़ा हुआ है, जिंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव हैं, त्योहार हैं, और रहन सहन के तरीके हैं, हर चीज जो यानी एक सामाजिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो साहित्य है, और उसके बहुत सारे पड़ाव और आयाम हैं, कहानियां हैं, दास्तानें हैं, लोक कथाएं हैं, वो सब इनके मुकाबले में कहीं गहरी समझ देती हैं, कहीं ज्यादा हमको हमारे इतिहास से भी जोड़ती हैं, मानव इतिहास से, मानव चेतना के इतिहास से जोड़ती हैं।
तो वो है पॉपुलर साहित्य, क्योंकि वो देहातों में, गांव में हमने अपने दादा नानी से घरों में कहानियां सुनी हैं, जो मौखिक तौर पर सुनते चले आए हैं, उसमें क्या नहीं है। तो ये लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि पॉपुलर साहित्य के नाम पे आप क्या चीज शामिल करना चाहते हैं। सिर्फ संख्या ये बता देना कि इतने लाख लोग पढ़ते थे, तो या इतनी लाख कोई फिल्म देखी जाती है वो पर्दे पे हिट हुई है, या तीसरी कसम जो है वो फेल हो गई थी, कि फला फिल्म फेल हो गई थी, और जबकि वो बाद में पता चला कि जो मानक हैं उनपे वो बेहद अहम फिल्में हैं जो नाकाम हो गई पर्दे पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिट हो गई है ऐसी फिल्म, और जिसमें कहने को शायद ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम एमए की सतह पर पढ़ें, पॉपुलरिटी की सतह पर काफी है कि ठीक है पॉपुलर है, तो उसका एहतराम करते हैं, इतने सारा लोगों ने उसको अहमियत दी है, उन्होंने उससे फायदा उठाया है, या उससे कुछ वक्त खुशी का काटा है, तफरीह उससे की है, लेकिन उसकी अहमियत इतनी ही है। पढ़ाने का और पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है, उसके लिए तो हम क्लासरूम के बगैर भी पढ़ते हैं, और सब आजाद हैं जिस तरह से पढ़ना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि वो एक श्रेणी को नजर में रखना चाहिए कि श्रेणी पे क्या। तो मुझे अभी भी लगता है कि इस तरह के लिटरेचर पे काम होना चाहिए, लेकिन अभी शोध के सतह पे होना चाहिए कि उसके क्या रेलेवेंस है, क्या नहीं है, कितना उसकी अहमियत है, या क्या क्या आयाम बनते हैं, क्या क्या पड़ाव बनते हैं। बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं, पहले उस पर तो ठीक से बात हो जाए, जब उसका कोई मकाम निकल आए तब सोचें कि हम किस नुक्ता नजर से उसको एमए में, बीए में, क्योंकि ये बीए और एमए की जो उम्र है उसमें बहुत जरूरी है कि एक नजर डेवलप स्टूडेंट्स की जब हो रही है, हम उनको थोड़ी सी गाइडेंस भी दे सकें। जी बिल्कुल। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता था वीरेन जी, कि क्या ये जो बाजारवाद का प्रभाव पड़ा है, जिसमें लोकप्रियता एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ गई, क्या धीरे धीरे वो हम सबके दिमाग पर भी हावी होते जा रहा है? लोकप्रिय है तो इसे तवज्जो देना है, खास इसके साथ को एक ट्रीटमेंट की दरकार है। क्या ये भी एक चीज है जो शिक्षा जगत पर भी हावी होती जा रही? मीडिया में तो हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला देखते हैं, यही फार्मूला है। क्या ये फार्मूलेबाजी धीरे धीरे शिक्षा पर भी काबिज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो बाजारवाद है वो हावी होता जा रहा है, और मीडिया में हमने देखा कि हिंदी के समाचार पत्रों में बाजार का तर्क देते हुए किस तरह से साहित्य वहां से नदारद हो गया। तो शिक्षा पर या दूसरी चीजों पर, यानी कि गंभीर चीजें धीरे धीरे जो है उनका निष्कासन हो रहा है, और जो बाजार द्वारा संचालित चीजें हैं वो उनकी आमद हो रही है। तो बाजार तय कर रहा है पाठ्यक्रम को भी, बाजार तय कर रहा है शिक्षा को भी। और देखिए, नई जो शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किए गए हैं कि समाज में कौन सी चीज चलन है, समाज में कौन सी चीज उपयोगी है। यानी कि जो विशेषज्ञ की भूमिका समाप्त होती जा रही है, गंभीर शिक्षा के या सोशियोलॉजी के इन सब चीजों का स्कोप खत्म होता जा रहा है, शोध के वो संस्थान जो है उनकी वृत्ति कम की जा रही है। तो एक सुनियोजित तरीके से बाजार, या जो है आज की जो इस तरह की बाजारू जरूरतें हैं वो काबिज हो रही हैं। और साहित्य पर अभी संजीव जी ने कहा कि भाई उत्कृष्ट साहित्य की उत्कृष्टता हम बताएं या उसके संदेश को हम बताएं, तो हमारी जरूरत ही क्या है? तो क्या हमारी जरूरत इस बात के लिए है कि निकृष्ट साहित्य की निकृष्टता हम बताएं? हम जानते ही हैं कि साहित्य वो निकृष्ट है, उसके निकृष्ट मूल्य भी हैं, उसका निकृष्ट संदेश भी है, जंक फूड है समाज में। तो अब जंक फूड को क्या खा करके ही हम बताएंगे कि जंक फूड कितना नुकसान करता है? तो उसी तरह से साहित्य में मैं एक बात यहाँ और भी जोड़ना चाहूंगा कि लोकप्रिय साहित्य की कोट में जब हम इस तरह के साहित्य को डालते हैं, तो लोकप्रिय साहित्य की एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है जिसको हम खारिज कर देते हैं, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तो तय किया जाना था, अभी शिवानी के बारे में बात की जानी चाहिए थी, अभी गुनाहों का देवता के बारे में बात की जानी चाहिए थी, अभी नीरज, मैंने पहले ही ये सारी बातें कही हैं। तो अभी उस साहित्य पर बात ही नहीं हुई है। हम एक पायदान और नीचे जा करके कि समाज में ये बहुत छप रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाए, मैं इस बात से असहमत हूं। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए
लेकिन शोध के स्तर पर किया जाना चाहिए। इसका अध्ययन समाजशास्त्र के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के स्तर पर गिराने से हम जो है, यहाँ साहित्य के मंदिर को पवित्र रखने की बात नहीं है, लेकिन यह साहित्य में मूल्यों को बचाए रखने की बात है कि साहित्य के नाम पर जो मूल्य है या जो एक आलोचनात्मक चेतना है, वो आलोचनात्मक चेतना या समाज के सापेक्ष जो साहित्य है उसका हम किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से आकलन करेंगे, हमें किस तरह से पढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह के साहित्य को हम शामिल करके हम उस चिंता से थोड़े से दूर होंगे और बाजारवाद की गिरफ्त में होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। संजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। बस 2 लाइनें मैं कहूं कि एक तो बाजारवाद वाली जो चिंता आप दोनों की है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बाजारवाद का असर नहीं है, ये अध्ययन की नई प्रविधियों का असर है और हिंदी का एक विभाग बहुत आगे बढ़ करके उसको अपनाना चाहता है, जिसके लिए दरअसल अभी वो अनुशासन तैयार नहीं है। मेरी ये समझ है, ये बाजारवाद का असर नहीं है कि लोकप्रिय चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अभी बात के क्रम में आपने कहा कि, आपने से मेरा मतलब है मुकेश जी ने कहा था कि जैसे ही फिल्म स्टडीज लोकप्रिय सिनेमा की ओर मुड़ी तो उसका स्तर भी खराब हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ये बताने की कोशिश की थी, और आप जबरीमल पारख का लेखन पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि वो मणि कौल की फिल्मों के बारे में लिखते हैं तो वो उसकी सराहना के लिए भी तर्क जुटाते हैं, और वो बिल्कुल लोकप्रिय फिल्म के बारे में लिखते हैं तो बताते हैं कि कैसे हमारे समय की राजनीतिक विचारधारा उसमें प्रकट हो रही है। और कई बार वो राजनीतिक विचारधारा इतने सटल तरीके से होती है कि आप पढ़ते हुए, देखते हुए फिल्म को उससे प्रभावित होते हैं और उसको अलग अलग करके उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई फ्राइडे करके फिल्म थी जिसके बारे में उनका एक विश्लेषण था, मैं अभी उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि इसका अध्यापन होना चाहिए। उस अध्यापन के लिए, जैसा कि बार बार बीरेन जी ने भी कहा, अभी शोध के स्तर पर चीजें हों तो शायद हमारे पास वो टूल्स होंगे, हिंदी के पास होंगे, दूसरी जगह हैं भी, हिंदी के पास भी वो टूल्स होंगे जिससे कि उसको पढ़ाया जा सकेगा। अब आलोचनात्मक चेतना के विकास का जहां तक सवाल है, लेकिन संजीव जी, मुझे तो लगता है कि इस पर जरूर शोध हो चुका होगा। हम अगर अभी देखेंगे, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस पर कई पर्चे मिल जाएंगे। हम, ऐसा नहीं है कि ये इतने दिनों तक। मैनेजर पांडे जी के 3 लेख हैं लोकप्रिय साहित्य के बारे में, बहुत अच्छे लेख हैं, और वो जिस शोध की हम बात कर रहे हैं वो शोध उसमें शामिल है। जी बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा अपने विद्यार्थियों से करवाया था, और ढेर सारी किताबें ऊपर की उन लोगों ने जिस पर वो आधारित था। यानी आप कह सकते हैं कि वो एक तरह का सामूहिक काम भी था, जो अंततः मैनेजर जी के काम आया, वो एक सामूहिक काम भी था। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी वो नाकाफी है। बावजूद इसके ये कोशिश की जा सकती है, और संभव है कि कहीं कोर्स में लगने के बाद ही उस दिशा में काम आगे बढ़े, लेकिन इसका हश्र कहीं ये न हो कि हम अंततः उस साहित्य की सराहना के काम में लग जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं, खतरा यही है। नहीं, ये खतरा है, लेकिन ऐसा होगा ही ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां भी लोकप्रिय साहित्य को या पल्प लिटरेचर को पढ़ाया गया, वहां ऐसा हुआ तो नहीं। हमारी हिंदी की दुनिया उसके साथ क्या बर्ताव कर देगी? ये समय दूसरा है। अब इस खतरे का ध्यान रखें आगे। बिल्कुल। अब ये नहीं, मुझको जी अर्जुमन जी। हाँ, नहीं, मुझको ये लग रहा है कि इसके पीछे जो इंटेंशंस हैं शुरुआत करने के पीछे, अगर किसी एक नई जमीन की तलाश है, तो भी मुझे लगता है कि जरा ज्यादा जल्दी मैं ऐलान कर दिया क्या कि बस यही जमीन है जिस पे हमको काम करना चाहिए, तो उसको पकाया नहीं गया है। और दूसरे, अगर पॉपुलैरिटी बेस है तो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ में पोर्नोग्राफी भी शुरू कर दें, उससे ज्यादा तो शायद कुछ और नहीं देखा जाता होगा कि हम इसकी भी स्टडी करेंगे। पोर्नोग्राफी पर बहुत अच्छे काम हुए हैं, फेमिनिस्ट ने पोर्नोग्राफी पर इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको पढ़ा जाना चाहिए। इसे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के खारिज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का फांसीवाद हमारे यहाँ बढ़ रहा है, ये उसी के साथ जाएगा, आपके पूरे समाज के सोचने के स्तर को कुंद करेगा। मुकेश जी, इस तरह का पाठ्यक्रम निरापद है, इसलिए भी इसे शामिल
गया है, इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये इस और तरह का ये पाठ्यक्रम फांसीवाद जो का है टोल भी रहा है। उस तरह का कोई दरवाजा नहीं खोलता जिससे कि इस समाज को लेकर के कोई आलोचनात्मक समझ पैदा हो। तो मैं समझता हूं कि निरापद पाठ्यक्रम के रूप में भी इसे शामिल किया गया। और उस पाठ्यक्रम मेरी ये इससे भी पहलू बहुत है। सहमति नहीं है, मेरी इससे भी और बहुत सहमति नहीं है। ऐसा और असल में उस होता क्या है, साहित्य हम को जिस वक्त में रह रहे हैं, ये इस समय का दबाव है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है और आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो आज से अगर 10 साल पहले ये काम हो रहा होता तो आपके जहन में ये खतरा नहीं आता, और ये काम तो बहुत पहले शुरू हो गया है दूसरी भाषाओं में। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये हमारा समय है जो हमारे ऊपर इस तरह से सोचने का दबाव बना रहा है। नहीं तो लुगदी साहित्य का अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए। मैं अध्ययन कह रहा हूं, पढ़ा जाना तो रोज पढ़े जा रहे हैं, ढेर बहुत सारी संख्या में पढ़े जा रहे हैं, भले ही अब पहले की तुलना में कम पढ़े जा रहे हो, लेकिन अभी भी छप रही हैं और बिक रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे समय का दबाव है जिसकी वजह से हम बार बार इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये निरापद होने की वजह से पढ़ाया जाएगा, या ये समाज के उन शक्ति संबंधों को ही अधिक सुदृढ़ करेगा जो पहले से मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वो आलोचनात्मक चेतना जिसकी बात बार बार की है वीरेंद्र जी ने, उस आलोचनात्मक चेतना का विकास इस तरह के टेक्स्ट के अध्यापन में भी होगा, हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लेख आने शुरू होंगे जल्दी ही। बहरहाल संजीव जी, आपके वक्तव्य से गोरखपुर यूनिवर्सिटी को बहुत मानसिक संबल मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्से लेने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। कालजयी गायक कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय गायन में कई तरह के प्रयोग किए। वे उसे लोक गायन के करीब ले गए, जिसकी वजह से कई तरह के विवाद भी खड़े हुए। ये कुमार जी के जन्म शती वर्ष है और इस मौके पर देश भर में विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्हें और उनके गायन को याद किया जा रहा है। जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज कुमार गंधर्व के गायन के विभिन्न पक्षों पर चिंतन कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज हम बात करेंगे कुमार गंधर्व की, एक महान संगीतकार जिनकी जन्म शताब्दी शुरू हुई है कल ही, यानी 8 अप्रैल 2023 को। कुमार गंधर्व की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पहले हुई और मेरा उनसे दशकों तक घनिष्ठ संपर्क था। उनके देहावसान से मैं इतना आहत हुआ कि मैंने 21 कविताओं का एक समुच्चय एक शोक गीत के रूप में लिखा, बहुरे अकेला। कुमार गंधर्व की कीर्ति कई अलग अलग तबकों में थी और उन्हीं तबकों में वो विवादास्पद भी थे। जैसे संगीतकारों और संगीत रसिकों के बीच ऐसी बड़ी संख्या थी लोगों की जो कुमार जी की जो निराली सौंदर्य दृष्टि थी और संगीत को के बारे में सोचने की और उसको गाने की जो उनकी बिल्कुल अनोखी शैलियां थीं, वो बहुत उनको पसंद आता था। राग को ऐसे देखना जैसे कि दूसरे उसे कभी देख नहीं पाते थे। तो उसी तबके में ऐसे लोग भी थे जिनमें संगीतकार और संगीत रसिक दोनों शामिल थे, जो कुमार जी की प्रयोगशीलता और उनका जो सांगीतिक व्यवहार था उसको
पसंद नहीं करते थे और उस पर बहुत प्रश्न भी उठाते थे। एक दूसरा तबका जिन लोगों का था, उनमें कवि, लेखक, चित्रकार, वास्तुकार, रंगकर्मी इत्यादि बहुत सारे बौद्धिक शामिल थे। उनके लिए कुमार गंधर्व की अपील बिल्कुल दूसरे ढंग की थी। वो सभी उसमें उनकी परंपरा पर गहरी पकड़ के अलावा एक बड़ी स्पंदित उच्छल आधुनिकता भी देख पाते थे। एक तीसरा वर्ग था जो कुमार जी ने जो सगुण निर्गुण भक्ति के काव्य का अद्भुत गायन किया, उसके बहुत मुरीद थे वो लोग। कबीर का उनका गायन तो इतना अनूठा माना जाता था कि एक जमाने में उनको संगीत का कबीर ही कहा जाने लगा था। पर उन्होंने तुलसीदास और मीरा और सूरदास इत्यादि को भी गाया। एक चौथा वर्ग ऐसे लोगों का था जो कुमार जी ने शास्त्र और लोक के बीच आवाजाही बंद हो गई थी, उसको दोबारा से खोल दिया। वो एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लोक संगीत की, विशेषकर मालवी लोक संगीत की पूरी संगीत सभाएं प्रस्तुत की। कोई शास्त्रीय संगीतकार लोकगीत गाए और 2-2.5 घंटे गाए, ये बिल्कुल अनूठा प्रयोग था। एक पांचवा तबका था जो कुमार जी ने ऋतुओं को लेकर संयोजन किए थे, बहुत सारे गीत, वर्षा गीत, हेमंत गीत, वसंत, होली, जिनमें वो शास्त्रीय बंदिशें भी रखते थे और बहुत सारी लोक धुनें भी शामिल करते थे। तो इतना बड़ा वितान था उनके रसिकों का। और एक और वर्ग था जो उनके संगीत चिंतन की कद्र करता था, क्योंकि वो मूलभूत प्रश्न उठाते थे। एक बार क्या, कई बार ऐसा होता था कि वो बात बात में ऐसी कोई चीज कह जाते थे जो फिर एक सोचने का एक नया रास्ता खोल देती थी। जैसे वो उन्होंने एक बार उससे कहा कि राग तो नंगा है, कपड़े तो हम पहनाते। अब इसका अर्थ ये था कि राग का कोई रूढ़ स्थिर अर्थ नहीं है, उसमें अर्थ तो संगीतकार अपनी क्षमता और अपनी रचनात्मकता से आरोपित करता है। वो कहते थे बड़ा गुरु गंभीर माना जाता है दरबारी राग, आधी रात को गाया जाता है, मैं गाता हूं और तुम नाचने लगोगे। यानी ऐसे गुरु गंभीर, तथाकथित गुरु गंभीर समझने वाले राग में चंचलता संभव थी। एक बार उन्होंने कहा कि बिना छंद के फूल नहीं खिलता है। अब जिस संदर्भ में ये कहा गया था उससे अलग निकाल कर भी देखें तो वो कह क्या रहे हैं कि किसी भी तरह के प्रफुल्लन के लिए, प्रस्फुटन के लिए, पल्लवन के लिए छंद यानी लय आवश्यक है। तो लय को ऐसा केंद्रीय तत्व बनाना, फिर वो कहते थे कि मैं तो मरण धर्मा कला का साधक हूं, गाते गाते मैं रोज मरता हूं। जो तिलक का मोद
जिस कुमार गंधर्व ने गाया वो दोनों मर चुके। फिर कुमार जी गाएंगे और फिर तिलक कामोद ही गाएंगे, लेकिन वो दूसरे कुमार गंधर्व होंगे और दूसरा तिलक कामोद होगा। तो ये जो उनकी प्रतिभा थी नए प्रश्न उठाने की, नए किस्म की संवेदना पैदा करने की, उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर, एक गांव था बिंजाना, कहीं देवास से उज्जैन या इंदौर जाते हुए रास्ते में पड़ता था। अब वो नाम उनका बिंजाना उनके दिमाग में घुस गया और उन्होंने एक बंदिशी बना डाली। उनकी ऐसी अनेक बंदिशें हैं जो किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी जगह को लेकर है। तो गजब की स्थानीयता, और दूसरी तरफ गगन मंडल में बीच में आवाज दे, सुनता है गुरु ज्ञानी। एक तरफ गहरी और बहुत ही अदम्य जिजीविषा, दूसरी तरफ नश्वरता की छाया, एक तरफ अद्भुत प्रयोगशीलता और दूसरी तरफ परंपरा पर विश्वास। तो कुमार गंधर्व एक अद्वितीय उपस्थिति रहे अपने समय में। और अगर आप आज भी YouTube वगैरह देखें तो आप पाएंगे कि उनकी लोकप्रियता में कोई कटौती नहीं हुई। ऐसे कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी शुरू हुई है और अनेक आयोजन कई केंद्रों में होने वाले हैं। पहला बंबई में हो रहा है और इस अवसर पर हमारे कवि मित्र ध्रुव शुक्ल ने उनकी एक जीवनी भी लिखी है, वाघर सबसे न्यारा, जो इस अवसर पर लोकार्पित होगी। कालजयी वही होता है जो काल में बिध कर भी काल के पार जा सकता है, और कुमार गंधर्व निश्चय ही ऐसे कालजयी संगीतकार थे। हर किसी के लिए मौसम के मायने अलग अलग होते हैं। खाते पीते लोग मौसम के मजे लेते हैं और विपन्न तबके मौसम की मार झेलते हैं। यही वजह है कि मौसम की वजह से होने वाली मौतों पर समाज का दिल नहीं दहलता, वो उनके परिजनों की कोई चिंता नहीं करता है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज इसी विडंबना पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं ना काहू से बैर। व्यंग्य को कहा जाता है कि थोड़ा सा हास्य हो, थोड़ा मजे लेके कहा जाए, पर कुछ व्यंग्य ऐसे होते हैं जिनमें हास्य नहीं आ सकता। वो तेजाबी सी भाषा और तेजाबी व्यंग्य, तेजाबी तेवर की मांग करते हैं, जो डराते हैं, जो रुलाते हैं, जो भयभीत करते हैं अंदर आत्मा तक कि दुनिया ऐसी भी है। ये व्यंग्य वो है। सुनिए, मौसम और मौत। हमारे लिए गरीबों की मौत कोई एक आंकड़े के अलावा कुछ नहीं। लू में 50 मर गए, इस लू में लू की लहर चली, इतने मर गए, शीतलहर में इतने मर गए, बाढ़ में इतने बह गए। वो कौन थे, किसके पिता थे, वो किसके बच्चे थे, वो किसकी पत्नी थी, वो घर बाद में कैसे उजड़ा, उस घर में बचा क्या जब वो मर गया। कभी आप इस तरह सोचते हैं? अखबार में जब इनके समाचार पढ़ते हैं तो या बस आप सोच के रह जाते हैं या सोचते ही नहीं? एक समाचार है, एक आंकड़ा है, क्या सोचना है इसका। तो मौसम और मौत, वे शीत लहर में नहीं मरे, पर शहर निराश नहीं। देश के मौसम पर हर अंडी बच्ची को पूर्ण विश्वास है। देश निराश नहीं है, देश को विश्वास है मरेंगे, वे मौसम की मौत जरूर मरेंगे। जो शीतलहर से बच गए वे लू की प्रतीक्षा करें, वरना अपनी बरसात तो कहीं गई नहीं, वो मरेंगे साहब, मरेंगे। धैर्य रखिए, मरेंगे।
देश को उनसे बहुत आशा है। फुटपाथों पे, प्लेटफॉर्म पर, गलियों में, नाली में, या किसी हलवाई की बुझी हुई भट्टी की अधगर्म राख के पास उनकी लाश मिलेगी। आप आश्वस्त रहिए, सब आश्वस्त रहिए लावारिस लाशों को, कि हमें प्रतीक्षा है। देश को ये मौसम निराश नहीं करेगा। वे बड़ी दूरियां तय करके आए हैं मरने के लिए। वे दूर दराज के गांवों से महानगरों में आए हैं, कहने को रोजगार की तलाश में, वरना सही तो है कि मौसम के और इस देश के मौसम के असर में मरने के लिए आए हैं। वे प्रतीक्षारत पत्नियों को पीछे छोड़कर शहरों के तिलिस्म में भटक रहे हैं। वे पत्नी बच्चों को लादे घसीटते प्लेटफॉर्मों पर भटक रहे हैं, जहां की मायावी गाड़ियों का हर डिब्बा रिजर्व है। उस तिलिस्मी खटके की तलाश में हर दीवार पर सिर मार रहे हैं जो 2 जून की रोटी टपकाते हैं। वे गांव के हरिजन टोला की घटाटोप बारादरियों में भटक रहे थे। वे अब रिक्शा खींच रहे हैं। वे अधिया बटिया पर खेत जोत रहे हैं। वे हवलदार के डंडे खा रहे हैं। वे ठाकुर साहब के जूते खा रहे हैं। उनके दांत मजबूत हैं। वे कचरे में पड़ी बासी कड़क रोटी को बढ़िया चबा जाते हैं। वे गुस्सा हैं। वे औरतों को पीट रहे हैं। वह बच्चों के कफन की शॉपिंग कर रहे हैं। वे दारू पीकर धमाल मचा रहे हैं। वे जानवर हैं। वे कुत्तों की मौत मरने को अभिशप्त हैं। वे कुत्ते की मौत मरेंगे। देश को विश्वास है कि वोट देकर मरेंगे। नादान है वे। उन्हें पता ही नहीं कि मौसम तो मजा मारने की चीज है। ठंड आती है और वो नादान, ये मूर्ख, ये स्कीइंग की नहीं सोचते। ये कोमल लिहाफों के बीच आधे लेट कर गर्म पकौड़े नहीं खाते। सर्दी आने को है ये सोच के ताता थैया नहीं करने लगते। उनकी पत्नियां नाप नहीं लेने लगती स्वेटर का, पुलोवर का, कंटोपों का। बच्चों की ऊनी टोपियां नहीं निकल आती। सर्दी एक कहर की तरह आती है इन कमबख्तों पर। मौसम की समझ ही नहीं यारों। मनभावन सर्दी में भी फुटपाथ पर रुकून पड़े रहते। बताइए कैसे मजा नहीं लेते सर्दी। बच्चों को नंगा रखते हैं और मालिश करके उनको गर्म करने की कोशिश करते हैं। क्या कहें। तब हलवाई की दुकान की ठंडी होती भट्टी की गर्म राख के लिए गली के कुत्तों में प्रतियोगिता होती ना। पहले ये एक शरारत और करते थे कि यहाँ वहां आसपास के जंगल से लकड़ी लाकर रात भर जला के थोड़ा सुकून से रह लेते। कैंप फायर का आनंद प्राप्त करते थे पट्टे। अब सरकारी वन रक्षक इन्हें जूते मार कर भगाता है। ये लकड़ी सरकारी है, उठाना मत। तू मरता हो ठंड से मर जाए, जलाना मत। अब आता है मौसम ईश्वर का, सरकार जनता की, बच्चे सरकार के सौतेले बच्चे हैं ये लोग। इस जमाने के सौतेले बच्चे हैं ये लोग। ईश्वर के तिरस्कृत बच्चे हैं ये लोग। वैसे ईश्वर में इनका पूरा भरोसा है, सरकार को पूरा भरोसा है। वे विश्वास पूरा करते हैं, मरते हैं हर मौसम में, हर सर्दी में। ये साले यही हरकत करते हैं, मर जाते। ये मात्र एक आंकड़ा बन गए जिसे रेडियो पर सुना दिया जाए या अखबारों में छाप दिया जाए। सनसनीखेज आंकड़े हैं ये। शीतलहर से 50 मरे सुनकर ही देश महसूस करता है यार, वाकई साल सर्दी बहुत तेज चल रही है। देखो ना 50 मर गए। खबरों के लिखैया, आंकड़ों में अकंठ डूबे लोग ये बॉक्स आइटम बना के छापते हैं कि 10 साल पहले इससे भी अधिक मरे थे, इससे भी अधिक मरे थे। देश के पास फुर्सत नहीं। सोचे कि सर्दी में आदमी मरता है तो कैसे मरता हूं। सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मरता आदमी क्या महसूस करता, क्या महसूस करता। मरने से पूर्व उसकी आखिरी इच्छा क्या होती होगी। नियॉन लाइट से जगमगाते राष्ट्रीय मार्गों के किनारे घने कोहरे में लिपटा मरता हुआ आदमी इस विकास के राजमार्ग में क्या देखता हूं, क्या देखता हूं। रात बढ़ती है और घुटने सिकुड़ते जाते हैं छाती की तरफ। मरने से पहले वे पेट से लग जाते हैं। अपने ही पेट पर लात मारता है। क्या उसे नहीं लगता होगा
कि सारी बस्ती को फूंक डालूं ताकि कुछ तो ताप मिले? क्या वो सारे देश को अलाव बनाने की बात नहीं सोचता होगा? या फिर शायद मरती आंखों में उसे सपना आता हो कि वह जंगल से कुछ टहनियां बटोर लाया है और इस देश की मुस्तैद वन रक्षक पुलिस उसका पीछा कर रही है। सांस भर आती है उसकी और फिर सांस रुक जाती है। एक राष्ट्रीय कीड़े के जनतांत्रिक जीवन का कर्मकांड पूरा हो जाता है। वे मरते मरते भी भूलता नहीं कि शस्य श्यामला माँ के वन अब बेईमान ठेकेदारों के लिए हैं या साहब की कुर्सी का आरामदायक हत्था बनाने के लिए। वह ठंडी जमीन पर बर्फ होता चला जाता है, वो मर जाता है। वे एक आंकड़ा हो जाता है जिसे फुटपाथ से, खेत से, झोपड़े से उठाकर रेडियो पर तैरा दिया जाता है, टेलीविजन पर तैरा दिया जाता है, मीडिया में बहने लगता है। बस राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में उसका यही रोल था जो उसने पूरा किया। वे भी इस देश के नागरिक हैं, वे भी स्वतंत्र हैं, वे भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, पर वे स्वतंत्र हैं कि देश के जिस कोने में चाहे वहां जाकर उसमें मरे, जहां चाहे वहां जाकर मर जाए। स्वतंत्र हैं, बिना लकड़ी का इंतजाम किए मर जाएं, चिंता ना करें। वे हर मौसम में मरने को स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्र हैं कि लू लपट में रिक्शा खींचते हुए दम तोड़ दें या चाहे तो सर्दी में निमोनिया पकड़कर सरकारी अस्पताल के अहाते में डॉक्टर की फीस जुटाती बीवी की प्रतीक्षा में मर जाए। वे छुट्टा छोड़ दिए गए। वे स्वतंत्र हैं कि यमुना की बाढ़ में बहे और यमुना पसंद ना आए तो गंगा में बह जाए, और गंगा पसंद नहीं आए तो फिर नाले में बह जाए। बचाएगा दोनों में कोई। इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र है कि वह अपनी पसंद की मौत चुन ले। मौत का वसंत हर क्यारी में बग रहा है। नकली दवाई, असली पुलिस, जहरीला अन्न, एनकाउंटर, पागल रेलगाड़ियां, समझदार गोली चालक, ईमानदार नपुंसक, ऊंची जेलें, असली न्यायालय, माल बिखरा पड़ा है। मौत का सामान बिखरा पड़ा है। छांटो बीनो। भाई गरीब लोग तो कहीं पड़ा हो, सामान में छांटे भी नहीं लगते। वे छांट रहे हैं, वे बीन रहे हैं, वे मौत को छांट रहे हैं, वे मौत को बीन रहे हैं, वे मर रहे हैं, वे मरते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanaBana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।